अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नेम मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने किडनी के बाद यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ था। तो यूरिनरी सिस्टम में हमने कल पढ़ लिया था यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स वगैरह, और साथ हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस किया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में हमने उसके दोनों पार्ट्स पढ़े थे, जो थे उसके रेनल कॉर्टेक्स, रेनल पायरा और मेड्यूला वगैरह। फिर रेनल मेड्यूला के आगे डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया था। तो रेनल मेड्यूला में आगे हमने पढ़ा था रेनल पायरामिड्स। तो रेनल पायरामिड्स क्या थी कि जो कोन शेप ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर से रेनल मेड्यूला के अंदर, उनको हम रेनल पायरामिड्स कह रहे थे। तो अब रेनल पायरामिड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन। अब वो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि नेफ्रॉन क्या चीज़ है। तो बेसिक जो किडनी के अंदर जो काम करना है फिल्ट्रेशन का, वो सारे का सारा काम करना है नेफ्रॉन ने। तो नेफ्रॉन के बारे में भी बेसिक चीज़ है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये आपके सामने बना हुआ, ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो ये किडनी के हर पायरामिड के अंदर, किडनी के हर पायरामिड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे पास कि नेफ्रॉन है क्या चीज़। तो पहले नंबर पे द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो मैंने पहले शुरू में बता दिया कि किडनी क्या है। किडनी के अंदर जो किडनी का सारा काम जो करवाना है, फिल्ट्रेशन वगैरह का जितना प्रोसेस है, वो सारे का सारा परफॉर्म किसने करवाना है? नेफ्रॉन ने परफॉर्म करवाना है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ इसके बारे में बताई हुई है वो ये बताई कि किडनी के अंदर जो हमारी रेनल पायरामिड्स हैं, उनके अंदर जो किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाई जाती है हर किडनी के अंदर। कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स जो है हर किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आपके दोनों साइड पर दो, आपकी बॉडी में 2 किडनी है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट ओवर 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। तो अब किडनी के अंदर अब जब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना शुरू करते हैं कि नेफ्रॉन क्या चीज़ है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स, और दूसरा जो पार्ट है हम उसको कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल ट्यूब्यूल। तो फर्स्ट वन बाय वन हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास है रेनल कॉर्टेक्स। तो रेनल कॉर्टेक्स का पोर्शन जो है वो बेसिकली करेंगे ट्यूब्यूलर नहीं होता है, कि इसकी ट्यूब्स नहीं होती है, ट्यूब्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। और इसके 2 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट हम उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और सेकंड जो पार्ट है उसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में ये रेड कलर की वेन्स नज़र आ रही हैं। रेड कलर की वेन्स के साथ आपको यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन, ये ऊपर ये जिस तरह का पोर्शन है, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो ये 2 पोर्शन आपके पास किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और सेकंड जो पोर्शन है हमारे पास, हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? बोमेंस कैप्सूल का। तो बोमेंस कैप्सूल में तो पहले नंबर पे हम ग्लोमेरुलस के बारे में क्या कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। क्या कि ग्लोमेरुलस को देखा जाए तो ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के, कैपिलरीज का एक गुच्छा है कि एक जगह पर क्या हुआ है कि इस तरीके से अगर मैं डायग्राम उसकी बनाऊं, तो ये डायग्राम में ये मैं बना रहा हूँ ग्लोमेरुलस को। ये स्ट्रक्चर मैंने किसका बनाया? ये ग्लोमेरुलस है। तो जैसे एक जाली का स्ट्रक्चर होता है, वैसा हमारे पास क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज की फॉर्म में क्या हमारे पास प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। और उसके बाद कह रहे हैं कि बोमेंस कैप्सूल क्या है? बोमेंस कैप्सूल बेसिकली कप शेप्ड है। तो जैसे एक कप होता है, उस कप शेप की तरह इसने अपने अंदर ग्लोमेरुलस को क्या किया होता है? पैक किया होता है। यानी कि फर्ज करिए ये मेरे पास ग्लोमेरुलस है, और ये बोमेंस कैप्सूल ने इसको क्या किया हुआ है? अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है। तो जैसे ये मैंने ग्लोमेरुलस बनाया है, तो अगर मैं इसके बाहर बोमेंस कैप्सूल बनाना शुरू करूँ, तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल का, और ये जो ऊपर वाला ये किसका है? ग्लोमेरुलस का। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन के जो रेनल कार्पसल का पार्ट है, वो सिर्फ इतना सा है कि जो 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, एक ग्लोमेरुलस पर और दूसरा बोमेंस कैप्सूल पर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं रेनल ट्यूब्यूल का। अब रेनल ट्यूब्यूल, अब इतने पोर्शन के अलावा, यानी कि ये वाले पोर्शन के ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के अलावा बाकी जितना आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा क्या है हमारे पास? ये सारे का सारा रेनल ट्यूब्यूल का पोर्शन है। ये किसका पोर्शन है? रेनल ट्यूब्यूल। अब रेनल ट्यूब्यूल के भी आगे जिनके रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट कहाँ से हो जाती है कि जैसे ही ग्लोमेरुलस खत्म, बोमेंस कैप्सूल खत्म होता है। जहाँ पर क्या हो रहा है? बोमेंस कैप्सूल, यानी कि ये बोमेंस कैप्सूल यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से आगे ये जितना पोर्शन है ये किस चीज़ का है? ये हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल का शुरू हो जाता है। तो इसका जो पहला पोर्शन है हम उसको नाम देते हैं रेनल, उसको हम नाम देते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
यानी कि ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये जो हमारे पास कर्व वेन्स है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसका यू शेप पोर्शन शुरू हो जाता है, जैसे ये आपके पास यू शेप पोर्शन किडनी का, नेफ्रॉन का ये यू शेप पोर्शन है, इस यू शेप पोर्शन को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले का। यानी कि यू शेप पोर्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, लूप ऑफ हेनले। तो इधर दो पोर्शन मैंने बता दिए कि बोमन्स कैप्सूल के फौरन बाद जो पहला पोर्शन रेनल ट्यूब्यूल का आता है वो आता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है यू शेप स्ट्रक्चर। जैसे ये यू शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो ये यू शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का। यानी कि ये जो हमारे पास ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का। अब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है कि बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो है वो जाकर एक जगह के गिरती हैं, एक सिंगल नाली में जाकर वो गिरती हैं, सिंगल ट्यूब में गिरती हैं, उसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। यानी कि ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल के बारे में, क्योंकि रेनल ट्यूब्यूल नाम ही किस चीज़ को शो कर रहा है, ट्यूब्स को। तो आपको जितना भी रेनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो सारे का सारा किस फॉर्म में नजर आ रहा है, ट्यूब्स की फॉर्म में नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है पेपिलरी डक्ट्स के बारे में। क्या होता है कि जो लास्ट पे ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, जब ये ज़्यादा सारी कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर वो तकरीबन हंड्रेड्स की नंबर्स में जब इकट्ठी होती हैं तो इकट्ठी होकर ये बना देती है पेपिलरी डक्ट्स, जो कि बाद में जाके गिरते हैं रेनल पेल्विस में। यानी कि किडनी का जो पोर्शन पड़ा था, अगर मैं यहाँ पे किडनी बनाता हूँ तो किडनी के पोर्शन में जहाँ पर हमारे रेनल पिरामिड्स वगैरह सारी गिरती थी आकर, ये पोर्शन जो था हिलस का पोर्शन उससे पहले, तो यहाँ पर एक रेनल पेल्विस पाई जाती थी। क्या चीज़ प्रेजेंट थी, रेनल पेल्विस। तो रेनल पेल्विस के अंदर क्या हमारे पास आ जाएगा, किडनी के अंदर, तो रेनल पेल्विस जहां पर कह रहे हैं कि वहां पर जाकर ये गिर जाएंगी, कि 100 ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठी होंगी, इकट्ठी होकर वो बना देंगी पेपिलरी डक्ट्स, और वो पेपिलरी डक्ट्स सारी जाकर कहां पर गिरेंगी, वो गिरेंगी रेनल पेल्विस के अंदर। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर था, किसके बारे में है, ये हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल के बारे में है। उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर पूरा आपको उन्होंने नेफ्रॉन का दिखाया कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि ये जो पोर्शन है इतना, इसको हम कहते हैं लूप, उसको रेनल कार्पसल का नाम देते हैं। लेकिन इसके बाद ये बाकी जितना ये रेनल प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये सारे के सारे पोर्शन किसके हैं, ये रेनल ट्यूब्यूल के बारे में, क्योंकि ये सारे के सारे किस फॉर्म में है, ट्यूब की फॉर्म में है। और एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो यू शेप स्ट्रक्चर था उसमें, जिसको हमने लूप ऑफ हेनले कहा था, तो उसमें दो आएंगे, क्योंकि एक तरफ से वेन नीचे की तरफ आ रही है और एक तरफ से वो चीज़ें ऊपर की तरफ लेके जा रही है। तो जो जगह से जो मटेरियल को नीचे की तरफ लेके जा रही है तो उसको हम नाम देंगे डिसेंडिंग लिम्ब का, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और जो चीज़ें ऊपर की तरफ लेके जा रही है, जैसे ये पोर्शन है, तो इसको हम नाम देंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लिम्ब कहते हैं पार्ट को। तो लूप ऑफ हेनले का ऐसा पोर्शन जिसमें मटेरियल नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो पोर्शन ऊपर की तरफ लेके जा रहा है उसको हमने असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का नाम देना है। तो ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, एक नेफ्रॉन का, कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से है। तो आगे इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब किडनी का जितना भी काम है वो किसने करवाना था, फंक्शनल यूनिट कौन था, नेफ्रॉन था। अब नेफ्रॉन के अंदर फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है तो वो सारा आपको बताएंगे। तो उसमें आपको ये पता है कि किडनी का बेसिक फंक्शन क्या है, यूरिन को प्रोड्यूस करना। यूरिन फॉर्मेशन किसका काम है, किडनी का काम है, कि किडनी ने क्या करना है, यूरिन फॉर्मेशन करवानी है। और यूरिन फॉर्मेशन वो बेसिक 3 स्टेप से, पहला जो स्टेप है उसको प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज द ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। इन 3 वेज के जरिए से किडनी क्या करेगी, अपने अंदर यूरिन को प्रोड्यूस करवाएगी। यूरिन को प्रोड्यूस करवाने का काम इन 3 स्टेप्स के जरिए से होगा। तो पहले 1 बाय 1 इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है हमारे पास, उसको हम नाम देते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन का। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, साफ करना। और प्रेशर से मतलब क्या वाज़ेह हो रहा है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही होगी। तो प्रेशर के साथ फिल्टर करना किसी चीज़ का, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड से कोई चीज़ आ रही है और उसको फिल्ट्रेट करना।
तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपकी बॉडी के अंदर से जितना भी ब्लड है जो बॉडी से आता है वो रेनल आर्टरीज के जरिए से आपकी किसके पास चला जाता है, ग्लोमेरुलस के पास जाता है। कि पहले नंबर पे क्या होगा कि ब्लड एंटर होगा आपकी किडनी में, कहाँ से, रेनल आर्टरी से, वी आर द रेनल आर्टरी, वो जाएगा किसके पास, आर्टरीओल्स के पास, और वो फिर चला जाएगा किसके पास, ग्लोमेरुलस के पास। किडनी से ब्लड आपकी बॉडी से आएगा, बॉडी से आने के बाद वो जाएगा किडनी में पहले नंबर पे रेनल आर्टरी के पास। तो रेनल आर्टरी से ब्लड एंटर हो जाएगा किसके पास, आर्टरीओल्स, और आर्टरीओल से नेक्स्ट में एंटर होगा ग्लोमेरुलस में। अब आर्टरीओल्स दो होंगी, एक आर्टरीओल वो है जो बॉडी से ब्लड लेकर आ रही है, और दूसरी आर्टरीओल वो है कि जब बॉडी से ब्लड ग्लोमेरुलस में आ गया और उससे बाहर लेके जाना है। तो जैसे अगर स्ट्रक्चर में देखें इसके, तो स्ट्रक्चर में आपके पास ये ग्लोमेरुलस नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर एक ये है और एक ये नीचे वाली वेन है, तो दोनों डिफरेंट वेन्स है। तो ये दोनों ग्लोमेरुलस से निकल रही हैं। तो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके जाने का काम किसका है, आर्टरीओल्स का। अब जैसे ही आर्टरीओल से ब्लड ग्लोमेरुलस में आ गया, अब ग्लोमेरुलस क्या हो जाएगा कि वहां पर ब्लड क्या होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस पहले मैंने बताया कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वो एक नेट जैसे, जाली जैसे होती है, उस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो जब उसके अंदर से ब्लड प्रेशर से पास करेगा, तो प्रेशर से पास करने के बाद क्या होगा कि ब्लड सेल्स जो है वो उसकी जालियों के साइज से क्या होंगे, बड़े होंगे, तो वो तो उसको उसके अंदर से मूव नहीं करेंगे। तो उसके अंदर से फिर क्या होगा कि प्रेशर ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा होगा, तो मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के जरिए से बाहर निकल जाएंगे। कि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होने के ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के सुराग छोटे छोटे होंगे, वो अपने अंदर से ब्लड सेल्स को मूव नहीं करने देंगे। लेकिन जितना वाटर वगैरह, साल्ट्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, यूरिया वगैरह है, इनके मालिक्यूल्स इजीली उसके अंदर से क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। तो जब प्रेशर से आएगा, तो प्रेशर से आने के बाद वो वाल्स के साथ टकराएगा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की, तो टकराने के बाद उसके अंदर से वाटर, साल्ट्स, यूरिया, ग्लूकोज वगैरह सब निकलकर आपकी नेफ्रॉन में एंटर हो जाएगा और ब्लड वापस से आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो अब जो मटेरियल आगे, क्योंकि ग्लोमेरुलस से मटेरियल ने किसके पास जाना था, ग्लोमेरुलस के आगे क्या था, बोमेंस कैप्सूल। तो मटेरियल जो था वो फिर बोमेंस कैप्सूल में चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस के जरिए से, डिफ्यूजन, क्योंकि कोई भी चीज ने ग्लोमेरुलस को बोमेंस कैप्सूल से नहीं जोड़ा हुआ, तो वो बोमेंस ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट है वो बोमेंस कैप्सूल में कैसे जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन के जरिए से वो मूव कर जाएगा बोमेंस कैप्सूल में। और वो बोमेंस कैप्सूल में जब एंटर होगा, तो बोमेंस कैप्सूल में एंटर होने के बाद हम उसको नाम दे देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। वो क्या बन जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट आपके पास जब फिल्ट्रेशन हो गई, क्योंकि फिल्ट्रेशन होगी ना, हमारा ब्लड आया, प्रेशर के साथ मूव किया ब्लड कैपिलरीज में से, साल्ट, यूरिया, वाटर वगैरह हर चीज़ ब्लड में से निकल गई और ब्लड वापस से आपकी बॉडी के अंदर चला गया। तो अब जो फिल्ट्रेट आगे मूव किया, अब अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या था, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब क्या चीज़ शुरू हो जाएगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना, कि कुछ कुछ पार्ट्स अपनी अपनी मुताबिक जो जो चीज़ उन्होंने रीअब्जॉर्ब करनी है उसको वो रीअब्जॉर्ब, यानी कि दोबारा से वो जो फिल्ट्रेट के अंदर वाटर है, यूरिया है या का ग्लूकोज वगैरह है, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, साल्ट्स वगैरह, उनको दोबारा से ब्लड के अंदर शामिल करने का काम शुरू हो जाएगा। तो अब आपका 99% जो कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में सराउंडिंग रेनल ट्यूब्यूल, कि 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपका ब्लड कैपिलरीज के जरिए से रेनल ट्यूब्यूल के गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज है उनके जरिए से ब्लड में दोबारा शामिल हो जाता है। यानी कि जो फिल्ट्रेट आया था, तो जैसे ही वो रेनल ट्यूब्यूल में एंटर होगा, तो रेनल ट्यूब्यूल में एंटर होने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, वो जो हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स हैं उसके गिर्द क्या प्रेजेंट होगी, कैपिलरीज पाई जाएंगी। तो वो कैपिलरीज के अंदर वो ब्लड क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वो होगा कैसे, ये सारे का सारा प्रोसेस होगा कुछ वेज के जरिए से। कुछ प्रोसेसेस है जैसे ओस्मोसिस है, साल्ट्स की मूवमेंट के लिए क्या चीज़ चलेगी, ओस्मोसिस परफॉर्म होगी। उसके बाद डिफ्यूजन है, वाटर की मूवमेंट। और तीसरा जो प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि पहले से वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा से आप कम से ज़्यादा की तरफ भेज रहे हो, तो वो क्या हमारे पास बन जाएगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बनेगी। यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्ट काम शुरू हो जाएगा, लो टू हाई काम शुरू हो जाएगा। अब वाटर के बारे में क्या कहते हैं कि वाटर और ज़्यादातर ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है कि रेनल प्रोक्सिमल जो फर्स्ट रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया, अब उसने आगे मूव करना शुरू करना है,
तो पहले नंबर पे ब्लड एंटर होगा, जो फिल्ट्रेट होगा वो एंटर हो जाएगा कहाँ पर, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। तो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जैसे आएगा तो उसके अंदर से वाटर और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब करके दोबारा से रेनल कैपिलरीज के जरिए से ब्लड के अंदर भेज दिया जाएगा, यानी कि ब्लड कैपिलरीज के जरिए से आपकी बॉडी के अंदर दोबारा से एंटर करवा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ होगी वो क्या होगी कि अब जैसे ही प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी निकल गया, ज़्यादातर ग्लूकोज भी निकल गया, तो उसके बाद अब बाकी फिल्ट्रेट क्या होगा, वो आगे मूव करेगा और वो मूव करके जाएगा लूप ऑफ हैनले के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एंटर होना था किसके पास, ऐसी लूप ऑफ हैनले जो नीचे की तरफ जा रही है, जिसका वे क्या है, नीचे की तरफ, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैनले के पास, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले के पास मूव कर जाएगा। तो जैसे ही वहां पर मूव करेगा, अब वो फिल्ट्रेट के अंदर जो बाकी वाटर होगा वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में। अब उसके बाद वो फिल्ट्रेट मूव करेगा असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में भी जाकर क्या हो जाएगा, वहां पर साल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे कि उसके अंदर से साल्ट्स निकालकर दोबारा से ब्लड में भेज दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही बाकी जो फिल्ट्रेट बचेगा वो मूव कर जाएगा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। अब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, दोबारा से उस फिल्ट्रेट के अंदर जो जितना वाटर होगा उसको दोबारा से क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाएगा। अब ट्यूब्यूलर उसके, अब ये तो सारा काम था कि उसने डिफरेंट तरीके से रीअब्जॉर्प्शन कर ली कि जो आपका फिल्ट्रेट था उसके अंदर जो साल्ट्स, यूरिया, ग्लूकोज वगैरह रह गए थे, वाटर वगैरह, उनको दोबारा से क्या कर लेना, रीअब्जॉर्ब कर लिया, दोबारा से ब्लड के अंदर शामिल करवा देना कि उसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी तो दोबारा से बॉडी के अंदर भेज दिया। तो वो डिफरेंट वेज के जरिए से, जो पीछे आपको पढ़ाया है कि प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है तो वाटर और ग्लूकोज, उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले तो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले की बात कर रहे हैं तो साल्ट्स रीअब्जॉर्ब होंगे। और जब बात कर लोगे आप प्रोक्सिमल डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो बाकी वाटर बचेगा फिल्ट्रेट के अंदर वो भी क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब उसके बाद जब इनमें से ये चीजें निकल जाएंगी, अब बाकी रह जाएगा जो चीजें, वो उसमें क्या होगा, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी कि अब उसमें से जो फिल्ट्रेट था उसमें से डिफरेंट आयंस, कैराटिनिन, यूरिया एटसेट्रा वो सिक्रीट हो जाएंगे फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रेनल ट्यूब्यूल। यानी कि अब आपके ब्लड के अंदर जो बाकी फिल्ट्रेट बचे, बाकी ब्लड के अंदर यूरिया वगैरह, कैराटिन वगैरह, डिफरेंट आयंस जो आपकी बॉडी को पीएच को चेंज कर सकते हैं या आपकी बॉडी को नुकसान, ब्लड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे आयंस वगैरह, यूरिया वगैरह, इन सबको क्या किया जाएगा, वो आपके ब्लड में से रीअब्जॉर्ब करके दोबारा से आपके वो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या करवा दी जाएंगी, ऐड करवा दी जाएंगी, रेनल ट्यूब्यूल में उनको भेज दिया जाएगा। अब जैसे ही ये सारा काम, क्योंकि पीछे जितना काम हुआ था वो किडनी से ब्लड में भेजा जा रहा था, लेकिन ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में आके क्या हो जाएगा, वो अब यूरिया वगैरह आपके ब्लड के अंदर जो थे वो भी बाकी किसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, वो आपके रेनल ट्यूब्यूल्स में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ये क्यों मेंटेन होगा वो मैंने पहले बता दी, ताकि आपके ब्लड की जो पीएच है उसको नॉर्मल रखा जाए। उसको नॉर्मल कितनी आपकी ब्लड की पीएच होती है, 7.35 टू 7.45, इसके दरमियान आपकी पीएच को रखा जाए ब्लड की। तो इसलिए ये कैराटीन वगैरह, यूरिया, डिफरेंट आयंस वगैरह को ब्लड में से क्या करवा दिया जाता है, दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवा के आपके रेनल ट्यूब्यूल में भेज दिया जाता है। अब उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस यहाँ पर बताया कि द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। अब जो बाकी फिल्ट्रेट रेनल ट्यूब्यूल में बचेगा, वाटर वगैरह सब रीअब्जॉर्प्शन भी होगी, यूरिया वगैरह भी आ गया, तो वो आने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास यूरिन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। अब वो यूरिन क्या करेगा, वो मूव करेगा, इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ फेंक दिया जाएगा, वो कलेक्टिंग डक्ट्स जितनी भी जाकर वो गिरती हैं रेनल पेल्विस में, तो वो वहां से किस पास चला जाएगा, रेनल पेल्विस में। और रेनल पेल्विस से वो फिर यूरिटर के जरिए से आपकी किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से आपकी बॉडी से बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये आपकी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन थी कि बेसिक आपका यूरिन फॉर्मेशन। तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया, ब्लड की फिल्ट्रेशन से, और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में हमारे पास क्या हुआ, यूरिन फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ किडनी था। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है कि स्ट्रक्चर में पहले नंबर पे ये जो पोर्शन है इसका का क्या होगा, प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही है, और बाकी जितना आपका ये जो पोर्शन था, इस पोर्शन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये सारा प्रोसेस हो रहा था। यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इन सब के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद आपके पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहाँ पर होती है कि वो भी आपके रेनल ट्यूब्यूल में होगी। अब ये जो आपको ब्लू कलर
और रेड कलर की वेन्स नजर आ रही हैं, ये दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है आपके पास? ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लू जो कैपिलरीज है वो शो करवा रही है कि यहाँ पर गंदा खून है, यानी कि फिल्ट्रेट ब्लड नहीं है। दूसरी तरफ आपको शो करवाया जा रहा है कि दीज आर द फिल्ट्रेट ब्लड। तो यहाँ से आपको क्या करवा रहे हैं कि अब जैसे ही वो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जब स्टार्ट होगी तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में आपकी कैपिलरीज के अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर यूरिया वगैरह होगा वो इन कैपिलरीज के जरिए से रेनल ट्यूब्यूल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद वो जो बाकी फिल्ट्रेट बनेगा उस फिल्ट्रेट को हम यूरिन कहेंगे, और वो यूरिन कहाँ पर आ जाएगा? वो आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट जाकर कहाँ गिरती हैं? रेनल पेल्विस में गिरती हैं, और रेनल पेल्विस से वो बॉडी से रेनल पेल्विस किडनी से बाहर लेकर आता है यूरेटर के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो आपके यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से आपकी बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आ गई होगी। आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया सारे का सारा, यानी कि हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।